हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने पद्यांश के पहला जो हमारा पार्ट है सूची पर्यावरण, उसके हमने पद्यांशों का अर्थ करना शुरू किया है और 3 का हम कर चुके हैं और हम ये अपने चौथे वाले 4th नंबर के अपने पैराग्राफ पर आ चुके हैं। उसका अब हम अर्थ जानेंगे कि भाई इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी कि भाई कैसा हमारा उधर का जीवन होता जा रहा है जो हमारे महानगर का। तो अब जब उन्होंने महानगर की ऐसी दशा बताई है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं तो अब उनका मन क्या कह रहा है उसको इस पैराग्राफ में बताया है। वो क्या कह रहे हैं, कंचित कालम यानी कुछ, कंचित यानी कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, नए यानी ले चलो। नी धातु होती है जिसका रूप बनता है नए, नी का अर्थ होता है ले जाना। नए शब्द हमारा लोट लकार में बनता है, मध्यम पुरुष का एक वचन बनता है। तो कह रहे हैं ले चलो, क्या कह रहे हैं कि कुछ काल के लिए ले चलो, बोले माम मुझको। अब किसको ले चलो, माम यानी मुझको। असमान नगराद, अब देखिए यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है मामस्मान नगराद, कैसे बना, माम अलग कर दीजिए, ठीक है, इसमें से स्मान अलग रख दीजिए और गराद अलग लिख दीजिए। कैसे बना, माम तो हमारा अलग हो गया जिसका अर्थ हो गया मुझको। अब ये जो माम शब्द में से आ निकला इसका हो गया असमान, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना शब्द है वो इस ना को देखकर, ये जो ता शब्द था, अस्मात शब्द था, वो क्या ना की वजह से यहाँ पे ना में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब ये अस्मात हो गया और जो ना शब्द है वो नगर का हो गया, नगरात। ता का दा बन गया यहाँ पे नगरात, ठीक है। जिसका क्या हो गया कि मुझको माम, मुझको अस्मात इस नगर से, बोले किससे, बोले इस नगर से, अस्मात नगरात। मुझको माम अस्मान नगरात, अस्मात नगरात इस नगर से, बोले बहु दूरम बहुत दूर, नए ले चलो। कुछ काल के लिए, कुछ काल को, कुछ समय को, कालध्वनुर अत्यंत संयोगी कहता है, द्वितीय विभक्ति लगाइए इसलिए काल में कालम शब्द आ गया। वो क्या कह रहे हैं, किंचित कंचित कालम कुछ काल के लिए, मुझको माम अस्मात नगरात इस नगर से, बहु दूरम नए बहुत दूर ले चलो, ठीक है। प्रपश्यामी दूर ले चलो, लेकिन और क्या देखूं, बोले प्रपश्यामी देखूं, पश्यामी प्र शब्द लगाने यानी वहां देखूं, उधर का अर्थ निकल आया। बोले प्रति का अर्थ निकल आया प्र से कि क्या देखूं, बोले ग्रामांते, ग्राम और अंते दो शब्दों से मिलकर बना है यहाँ पे ग्रामांते। क्या बना, ग्रामांते यानी ग्राम और अंते। तो ग्राम का अंत कहाँ होता है, उसकी सीमा पर, गांव की सीमा पर, ग्राम अंते गांव की अंत पर। तो गांव का अंत कहाँ होता है, गांव की एक सीमा होती है, एक कहिए कि एक बॉर्डर होता है उसका, जहां पर उसका क्या हो, नगरांते यानी नगर का अंत जहां हो, ग्रामांते यानी ग्राम का अंत जहां हो। तो कह रहे हैं ग्रामांते ग्राम का अंत पर, एक ही मात्रा है, अधिकरण बना दिया इसको। तो क्या कह रहे हैं, गांव के अंत पर, बोले जहां सीमा पर, बोले निर्झर, गांव में भी नहीं ले जाओ। वो क्या कह रहे हैं, गांव की सीमा पर मैं देखूं, क्या देखूं, बोले निर्झर यानी झरनों को। निर्झर का होता है निरंतर झरने वाले, जहां से निरंतर पानी झरता रहे। निर्झर झरनों को, नदी, नदी को देखो, और जो वो कैसी हो, बोले पयः पूरम, जो पयः यानी पय होता है पानी और पूरम पूरे हो, भरे हुए हो, पानी से भरे हुए मैं झरनों और नदी को देखूं गांव की सीमा पर। गांव में तो नहीं होगा ना, गांव की सीमा पर, बोले मैं, मुझे ले चलो जहां पर मैं किसको देखूं, मैं गांव की सीमा में पानी से भरे हुए नदी और अपने झरनों को देखूं। एकांते, अब वो क्या कह रहे हैं, और कहाँ ले चलो मुझे, एकांत में, जहां पर कोई ना हो, एकांत कहीं कोई भी ना हो, ऐसे एकांत में। कांतारे, कांत शब्द आता है हमारा वन के लिए, जंगल के लिए। एकांत हो, वन हो, जहां पे क्षणमपि, कुछ क्षण के लिए ही, क्षण भर भी मैं
स्यात् संचरणम, मुझे कुछ क्षण के लिए ही मुझे वहाँ पर ले चलो। ये कवि की इच्छा है। कवि की इच्छा क्या है कि स्यात् संचरणम, भ्रमण करने के लिए, घुमाने के लिए, कुछ क्षण के लिए ही ले चलो, क्षण भर के लिए ही मुझे वहाँ पर ले चलो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका अर्थ। अब इसका अर्थ क्या हुआ, बोले देखो, अस्मात् नगरम, इस नगर से बहुदूरम, अस्मात् नगरम बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर, कुछ काल के लिए, माम नय, मुझे ले चलो। जो हमने हिंदी का अर्थ बताया है उसी अर्थ के हिसाब से इसको लगा दिया। देखिए, माम अलग लगा दिया, नगरात इस नगर से ले जा रहे थे ना, तो इस नगर से, तो अस्मात् नगरात बहुदूरम, बहुत दूर, किसको ले चलो, कालम, कुछ काल के लिए मुझे ले चलो। तो नाम माम नय, मुझे ले चलो। ये हिंदी के जैसे एक अर्थ होता है, अर्थ के अनुसार उन शब्दों को लगाना अन्वय हो जाता है। क्या कह रहे हैं, ग्रामांते, गांव की सीमा पर, बोले निर्झर नदी पयमपुरम प्रापश्यामी, जहां पर मैं क्या देखूंगा, बोले ग्राम के अंत पे, सीमा पर झरनों को, नदी को और पानी से पूर्ण नदी और झरनों को देखूं। वही हुआ, देखिए क्या किया, पहले इसको लगा दिया, देखने की क्रिया बाद में कर दी कि ग्राम के अंत में मैं निर्झर नदी और पानी से पूर्ण नदी और निर्झरों को पश्यामी, प्रपश्यामी बाद में लगा दिया। अन्वय करना बहुत आसान होता है भाई, उसी में से शब्दों को उठाकर हम सही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। अब कह रहे हैं एकांते, अकेले, एकांत में, जहाँ पे कोई जन ना हो, बोले कांतारे, यानी हमारे वन में ही, बोले क्षण मपि में संचरण स्यात्, कुछ क्षण के लिए ही, बोले संचरण स्यात्, मुझे ले चलो। उधर ही संचरणम यानी घूम कर आऊं, कुछ क्षण के लिए ही वहां पर घूम कर आऊं। अर्थ क्या लिखेंगे, बोले हमारे नगर से बहुत दूर, ठीक है, इस नगर से, अस्मात् में हमारे भी नहीं आएगा, अर्थ उसमें गलत लगा हुआ है। क्या कहेंगे, अस्मात्, इस नगर से, अस्मात् नगरात, इस नगर से, बोले इस नगर से बहुत दूर, कुछ समय के लिए मुझे दूर ले जाओ। वहां की सीमा पर, बोले गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूँ, देखता हूँ नहीं, देखूं, प्रपश्यामी, ठीक है, देखूं शब्द आएगा, देखता हूं ना लिख के हम लिखेंगे देखूं। फिर कह रहे हैं क्षण भर के लिए ही, बोले एकांत, अकेले में, वन में मेरा घूमना हो या चलना हो, मैं क्षण भर के लिए ही भ्रमण करूं, मैं क्षण भर के लिए ही वहां पर घूम कर आऊं। तो ये उसका हमारा हिंदी का अनुवाद हो गया। अब इसके बाद ये हमारा जब ये समझ में आ गया पूरा, एक बार पढ़ के और बता दें आपको कि कंचित कालम नए, कुछ काल के लिए ले चलो, माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, मुझको माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, इस नगर से बहुत दूर, प्रपश्यामी ग्रामांते, देखूं, ग्रामांते गांव की सीमा पर, किसको देखूं, निर्झर नदी पैपूरम, यानी नदी को, झरनों को, नदी को, पैपूरम, जल से भरे हुए जो नदी और निर्झर हैं, जल से भरे जलाशय हैं, उनको मैं देखूं। एकांते, बोले एकांत में ले चलो मुझको, कहाँ पे, जैसे वनों के, कांतरिक किसको, जंगल या वन को कहते हैं, वन के एकांत में मैं क्षण भर में भी मैं वहाँ पर घूम कर आऊँ। शुचि पर्यावरणम, क्योंकि मुझे क्या देखना है, बोले पर्यावरण शुद्ध हो, ऐसी जगह पे जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब इसके बाद अपन इसके कुछ संधि वाले शब्दों को देख लेते हैं। ये कंचित किस किस से मिला हुआ है, कम और चित शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रामांते किसके बना हुआ है, ग्राम और अंते से मिलकर बना हुआ है। ऐसे माम अस्मात् नगरात, वो बताया था में, उससे मिलकर उसका विग्रह ये बनेगा। संचरणम कैसे बनेगा, सम और चरणम से बनकर मिलकर बनेगा। ये माँ हमारा क्यों अलग हुआ, इसका भी हमने लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ समझा दी थी, है ना। वही चीज़ अपन बार बार बताओ तो उससे क्या है, वीडियो भी लंबा हो जाता है, और एक चीज़ अपन जब आगे पहले बता चुके हैं तो उसी को अपन बार बार दोहराने से फिर क्या मतलब है ना। इसको देखो, पहले संधि जहाँ पढ़ाई है वहाँ पे भी बता चुके, 2-3 वीडियो में अभी भी पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी नियम संग में हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये कहें कि यहाँ पे कौन सी है, तो बोले अनुस्वार संधि है। यहाँ पे ग्राम और अंते, तो आ और आ मिलकर बड़ा आ मिला, बोले यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो रही है हमारी। यहाँ हमारी कौन सी,
अनुस्वार संधि हो रही है। यहाँ पर कहें कौन सी हो रही है? माम अस्मात नगरात। तो माम, ये माँ और आ मिलके क्या बन गया हमारा? बोले व्यंजन हो गई। और यहाँ पे भी नगरात, तो यहाँ पर कौन सी बनी? यहाँ पे अनुस्वार संधि बनी। यहाँ पे संचरणम, संचरणम में भी हमारी कौन सी? अनुस्वार संधि बनी। ये हम आपको आगे पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके कुछ समासिक पद जैसे आ गए तो उनकी कैसे विग्रह करेंगे? ग्रामांते शब्द आएगा, यानी गांव से दूर, से शब्द आ रहा है ना, तो बोले क्या? बोले गांव का अंत बता रहे हैं, गांव का अंत। ग्रामांते, गांव का अंत, जहां गांव की सीमा पर। तो ग्रामस्य अंते अलग अलग किया, गांव का अंत, तो का शब्द गांव में लगा था, तो इसलिए वो कौन सा हो गया हमारा? षष्ठी। तो गांव शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप बना दिया। ऐसे ही फिर समास विग्रह किया, बोले पयः पूरम, यानी पानी से पूर्ण, पानी से भरा हुआ। तो पयसा पूर्णम कौन सा? बोले तृतीया। कैसे? बोले पानी से भरा हुआ, पयः पूरम है ना, पानी से भरा हुआ, से शब्द आ रहा है, तृतीया विभक्ति में बनना है। तो पयः शब्द किससे भरा है? बोले पानी के द्वारा भरा है ना, पानी से भरा है, सहायक बनना है पानी। तो पय शब्द में तृतीया विभक्ति लग गई, तो पयः शब्द बन गया पयसा। और ये हमारा दूसरा शब्द हमने बताया ही है कि पहले पद में विभक्ति लगाते हैं, दूसरे को नपुंसकलिंग की तरह बनाते हैं। तो बोले हो गया पैसा पूरम। एकांते कांतरे आ गया, तो क्या उसको बनाएंगे? उसका विग्रह एकांत कांतरे। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? कैसा? बोले कांतरे, कैसा हमारा जंगल हो? बोले एकांत। कैसा चाहिए? बोले एकांत जंगल में। ये भी नहीं कि जंगल में भी भीड़ भाड़ हो, वहां पे भी कह रहे हैं वो एकांत में, जंगल में भी, वन में भी, एकांत में। तो कैसा? बोले कर्मधारय। एकांत शब्द कांतर की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए? समास विग्रह भी हो गए। अब आगे आता है कि कुछ प्रकृति प्रत्यय आ गए, तो संचरणम को करेंगे तो कहेंगे कि अलग अलग कीजिए, तो क्या हो जाएगा? बोले इसमें सम उपसर्ग है, चर इसकी प्रकृति है, और ल्युट इसमें प्रत्यय है। ठीक है, बता दिया इसलिए, जबकि ल्युट प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है, प्रत्यय का जो पढ़ाया हुआ है उसमें ल्युट प्रत्यय आपके सिलेबस के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को पता होना चाहिए कि भाई इसमें ल्युट प्रत्यय है, इसलिए संचरणम शब्द बना, चर धातु में ल्युट प्रत्यय लगा। ठीक है, आगे देखें। पर्याय, हर शब्द का अपना खुद का अर्थ भी होता है। पर्यायवाची है ना, कि पर्याय का बताने वाला, पर्याय शब्द को सही उसका समान अर्थ बताने वाला पर्याय होता है, उसका सही अर्थ। तो समयम, समय का अर्थ क्या हुआ? बोले कालम। काल और समय एक ही बात होती है। विपने, वन, कानने एक ही बात है, और बोले कांतारे एक ही बात है। वन कह दो, जंगल कह दो, कानन कह दो और कांतरे कह दो, एक ही बात है, पर्याय है। जलम हुआ, पय हुआ, एक ही बात है। मम हुआ, में हुआ, एक ही बात है। वो कहा था ना में और मम, मम भी कहा था कि माम यानी मुझको, और में कहा था मुझे। भ्रमणम यानी संचरणम, संचरणम का अर्थ क्या होता है? घूमना। ठीक है, भ्रमणम और संचरणम एक ही बात हुई। इसी प्रकार से अगर विपर्याय देखे जाए, यानी विपरीत अर्थ देखे जाए, तो अधिकम का अर्थ होता है बहुत अधिक, और कंचित यानी कुछ। ऐसे ही ग्रामात का उल्टा हुआ नगरात, बहुदूरम का अति समीपम, बहुत दूर, बहुत समीप। नगरांते बोले ग्रामांते। क्षणम बोले दीर्घ समयम, क्षणम यानी क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए, बोले दीर्घ समयम बहुत समय के लिए। आगे कहते हैं ग्राम या नगरे, गांव या नगर, उसका अर्थ उल्टा हो गया जंगल, तो कह रही है कांतारे। तो ये हमारे पर्याय शब्द हो गए। तो जैसा कि हम अपने 5th वाले पैराग्राफ पर या कहें कि 5वें पद्यांश पर आ गए हैं, हम अपनी सूची पर्यावरण पहले पाठ को पढ़ रहे हैं और उसके भी अब हम 5वें पैराग्राफ पर आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम उसको पढ़ते हैं और उसके अन्वय के साथ में उसके अर्थ को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जैसा कि अब हम पिछले पद्यांशों में हमने पढ़ा कि कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे गांव की सीमा की ओर ले चलो, जहाँ पे मैं नदी, तालाब, जलाशयों को देखूं और वहाँ पर कुछ क्षण के लिए ही ले चलो, कुछ समय के लिए ही ले चलो, लेकिन मुझे वहाँ पर घुमा कर ले आओ, मैं वहाँ पर घूम कर आऊँ, ऐसा उनका कहने का आशय है। अब हम जब 5वें वाले पहले पैराग्राफ पर आ रहे हैं, तो उसमें अब कवि क्या कहना चाह रहे हैं इसको देखते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, हरित तरुणाम, हरित यानी हरे भरे,
हरित का अर्थ क्या हुआ, हरे भरे तरुणाम यानी वृक्षों के। एक एक शब्द का आप अर्थ निकालेंगे। विभक्तियां हमने क्यों समझाई थी, इसीलिए कि अब विभक्तियों के द्वारा हम किसी भी चीज के अर्थ को सही ढंग से समझ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हरित तरुणाम यानी हरे वृक्षों की, कैसे, ललित लतानाम, हरे वृक्षों की, सुंदर लतानाम, सुंदर लताओं की माला। कैसी हो, बोले कह रहे हैं कि सुंदर वृक्षों की माला हो, सुंदर लताओं की माला हो, रमणीय, ऐसी सुंदर मुझको दिखाई दे, ऐसी रमणीय, सुंदर, सुंदर वृक्षों की, सुंदर हरे भरे वृक्षों की क्या हो, मालाएं हो, ललित लतानाम, सुंदर लताओं की माला हो, कुसुमावली, कुसुमावली यानी कुसुम की आवली, यानी जो हमारे कुसुम फूल हैं उनकी भी आवली, उनकी भी पंक्तियां, कि बोले समीर चलिता। अब फूलों की पंक्तियां कैसे लग गई हो, बोले हवा के चलने से फूल भी बिछ गए हों, और बोले फूल की भी पंक्तियां हो। स्यान में, स्यात यानी स्यान में शब्द स्यात और में शब्द से बना है। में यानी मुझे, में का अर्थ हुआ मुझे, और स्यात का अर्थ हो। स्यात का अर्थ क्या होता है, हो। में यानी मुझे। वर्णीय यानी प्राप्त हो, मुझे प्राप्त हो। मुझे, बोले मुझे क्या क्या प्राप्त हो, बोले मैं जब वहां जाऊं तो मुझे हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की और फूलों की आवली प्राप्त हो। बोले कैसे प्राप्त हो, बोले जो हवाओं के द्वारा बिछाई गई, हवा के चलने से फूल जब गिर जाते हैं, फूल के गुच्छे जब गिर जाते हैं, फूलों के गुच्छे यानी फूलों की पंक्तियां या कतार जब मुझे नीचे मिले, ऐसा मुझे वहां जाके प्राप्त हो। फिर क्या कह रहे हैं वो, नव मालिका, नई मालाएं, किसकी, बोले रसालम, आमों की, मिलिता मुझे मिले, रुचिरम संगमम, मुझे रुचि यानी सुंदर, कैसी, रुचिपूर्वक, रुचिकर कैसी होती है, स्वादिष्ट। जैसे आम के लिए अब रुचि शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो देखिए फूलों को हम सुगंध के लिए रुचिकर मानते हैं, किसी भी दृश्य को, सुंदर दृश्य को हम देखने के लिए रुचिकर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम आम के लिए रुचिकर शब्द प्रयोग करेंगे तो वो किसके लिए होगा, अपने खाने के लिए, मतलब स्वादिष्ट हो, स्वादपूर्ण हो, रुचिकर हो। तो संगमनम, ठीक है, संगमनम, संग में हो, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, नव मालिका, नई नई मालाएं किसकी हो, रसालों की। जाऊं वहां पर तो वो कह रहे हैं कि हरे पेड़ों की माला हो, लताओं की माला है, मालाएं लगी हो, एक नहीं हो, एक केवल नहीं कोई एक पेड़ लगा हो, एक कोई भी लता हो, बोले नहीं, लता नाम, लताओं की, वृक्षों की कैसी हो, माला हो, रमणीय माला हो, वो भी कैसी हो, माला कैसी, रमणीय, रमणीय सुंदर मालाएं हो। और कैसे, बोले कुसुमावली, जो कुसुमावली है यानी कुसुमों की यानी फूलों की जो जो कतार है, पंक्ति है, कैसी हो, समीर चलिता, समीर के चलने से कैसी हो गई हो, पंक्तियां बन गई हो। स्यान में वर्णिया, मुझे वर्ण हो यानी मुझे प्राप्त हो, मैं वहां पर जाऊं तो मुझे ऐसा ऐसा प्राप्त हो, ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दे। बोले और क्या हो, बोले नव मालिका, नई मालाएं हो, किसकी, बोले रसालम, आमों की, मिलिता मुझे मिले, मुझे मिले, रुचिरम संगमनम, मेरे जाने पर मुझको प्राप्त हो, संगमनम, मुझे वहां जाने पर क्या हो, बोले प्राप्त हो, ठीक है। तो ये हमारा इसका भावार्थ हो गया, ठीक है। संगमनम, सम यानी वहां पर, संगमनम मुझको जाने पर, वहां पर प्राप्त हो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अब इसका हम लगाते हैं अन्वय। तो कैसे लगाया, बोले मैं शब्द जो मुझे शब्द है उसको सबसे पहले रखेंगे कि मुझे ये सब चीज प्राप्त हो, तो मैं सबसे पहले लगाएंगे और स्यात को सबसे बाद में लगाएंगे कि मुझे प्राप्त हो। तो ध्यान करिएगा कि मैं शब्द है, अपनी बात कर रहे हैं ना, और स्यात शब्द बाद में लगा दिया। इतना हो गया। अब अपन को सब वैसे ही जो अर्थ में हमने समझा है उसी के अकॉर्डिंग जमा दीजिए कि मैं, मुझे, हरित तरुणाम, ललित लतानाम, माला रमणीय, कैसी मुझे प्राप्त हो, बोले हरित हो, हरे भरे पेड़ पौधों की और लताओं की माला कैसी, रमणीय प्राप्त हो। समीर चलिता, समीर के चलने से या हवा के चलने से, कुसुमावली, कुसुम की आवली यानी कुसुम यानी फूलों की क्या हो, बोले कतार, वर्णीय,
प्राप्त हो मुझको, प्राप्त हो किसे, मैं यानी मुझको। स्यात सबसे बाद में लगा दिया। ऐसे ही देखिए ये क्या है, चलिता, यह है मिलिता, मलिता नहीं है मिलिता, मिलिता यानी मिले, क्या मिले मुझे, बोले नवमालिका रसालम, मिले मुझे, मिलकर मिले नवमालिका रसालम, रसालम आम की, बोले नई नई मालाएं, रुचिरम रुचिर पूर्वक सुंदर, रुचि क्या है रुचि युक्त, बोले संगमनम स्याद जाने पर, बोले समगमनम वहां पर जाने पर प्राप्त हो। तो यही क्या, इसी का हिंदी में अर्थ उसी प्रकार से लिख लेंगे कि हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की सुंदर माला हवा से हिलाई गई, हवा से समीर के चलने से, बोले फूलों की पंक्तियां मेरे लिए सुंदर हो, मुझे वहां पर सुंदर हो, या मुझे प्राप्त हो, मेरे लिए सुंदर हो, या हम ये भी लिख सकते हैं कि मुझे प्राप्त हो। वर्णीय, वर्ण का अर्थ होता है प्राप्त होना, बोले प्राप्त हो। ठीक है, आम की नई पंक्तियां रुचिकर पूर्वक प्राप्त हो, आम की नई पंक्तियां, नई नई नवमालिका नई पंक्तियां आम की, बोले कैसी मिले, मुझे मिले, प्राप्त हो, मिलिता यानी प्राप्त हो, कैसी प्राप्त हो, बोले रुचिरम, संगमनम जाने पर मुझे नई आम की अच्छी नई नई सुंदर सुंदर पंक्तियां मुझको प्राप्त हो, रुचिकर यानी सुंदर, रुचि पूर्वक मुझे प्राप्त हो। तो ये इनका भावार्थ है कहने का। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में ये इसका अनुवाद हो गया, यहाँ पर हमने अनुवाद समझा दिया, इसका अन्वय करना भी आपको बता दिया। अब इसमें आने वाले कुछ शब्द कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। बोले जैसे देखिए, कुसुमावली शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आ गया, कैसे करेंगे, कुसुम आवली, कुसुमावली दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। 10th वाले बच्चों के लिए सबसे एक सही बात बता रहे हैं कि हमने संधि, स्वर संधि, हमने जो आप 10th क्लास की वीडियोस बनाए व्याकरण की, उसमें संधि हमने व्यंजन संधि बताई हुई है। ठीक है, उसमें स्वर संधि को हमने क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखिए भाई, पढ़ा तो हम ही रहे हैं ना, तो हमने 6th क्लास की जो संस्कृत ग्रामर है उसकी प्लेलिस्ट जैसे ही आप खोलेंगे वहाँ पर आपको स्वर संधि मिल जाएंगी। हमने वहाँ पर पूरी बिल्कुल बहुत डिटेल से समझाई स्वर संधियाँ। ठीक है, इसलिए फिर हमने रिपीट नहीं किया था, क्योंकि देखिए पढ़ाने वाले हम ही हैं, समझाने वाले हम ही हैं। वो भले ही हमने क्लास 10th की जगह क्लास 6th में समझा दी, तो अपन तो वहाँ से भी देख सकते हैं ना, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक क्लास में थे हम तो दूसरी क्लास में आप नहीं पहुंच सकते। भाई अब तो इंटरनेट में अब स्कूल जैसा थोड़ी ना सिस्टम है कि 10th क्लास में बैठे हो, 6th क्लास में मैम समझा रही हैं, हम कैसे जाएं। हमारा यूट्यूब है कि 6th क्लास में भी समझाएं, तो उसको भी समझ लेंगे हम, पीछे से निकाल लीजिए, मिल जाएंगे। तो कुसुम और आवली शब्द, इसका संधि विच्छेद हुआ। कहें कौन सी संधि है, तो कहेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि। और आ का मेल हुआ, अकह सवर्णी दीर्घा सूत्र लग जाता है, और दोनों आ के मिलने से बड़ा आ बना और कुसुम आवली बन गया। जैसे स्यात में, स्यान में, इसमें हमारा कौन सा बन जाएगा, हमारी अनुनासिक संधि बन जाएगी। इसमें रसालम मिलिता, तो रसालम और मिलिता, इसमें अनुस्वार मोनुस्वार, अनुस्वार संधि, उसमें अनुनासिक संधि, इसमें मोनुस्वार संधि, और ऐसे समगमनम, इसमें भी हमारी मोनुस्वार संधि। यहाँ पर देखिए रसालम मिलिता, किसी भी पद के अंत में अगर अनुस्वार हो, आगे कोई भी व्यंजन वर्ण हो, तो हमारा जो अनुस्वार होता है वो माँ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर भी वही बताया था हमने, संगमनम, तो जो हमारा बाद में पद है, आगे वाले पीछे हमारा पद है, तो पहले पद में जो हमारा अनुस्वार था वो माँ में परिवर्तित होगा, जब यहाँ पे व्यंजन होगा तब। ठीक है, तो इस प्रकार से लीजिए, ये हमारी हो गई। संधि विग्रह भी आ सकता है इस प्रकार से। देखिए, ये संधि विग्रह दे दें और कह दें इसको संधि कीजिए इनकी, तो क्या कर देंगे, संगमनम कर देंगे आप। ठीक है, और विच्छेद करने के लिए आए तो इस प्रकार से कुसुमावली को कर दीजिए कुसुम आवली, स्यान में को कह देंगे स्यात में। ठीक है, रसालम को रसालम मिलिता, संगमनम को समगमनम, बस हो गया। इसलिए ये हो गया हमारा संधि के कुछ शब्द थे जहाँ पे संधि हुई थी उनको बता दी। समास कहाँ कहाँ पे हुआ है उनको भी देखे कह रहे हैं। हरित तरुणाम, हरित तरुणाम यानी कैसा, हमारा कह रहे हैं कि तरु कैसे हो, बोले हरे भरे हो। हरित तरुणाम यानी
जो वृक्षों की भी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, हरे वृक्ष, हरित तरुणम, हरे वृक्षों का, काकी के तो बाद में लगा हरित तरुण, सही शब्द, उसका मूल शब्द तो हरित तरुण है। तो हरा शब्द तरु की क्या कर रहे हैं, विशेषता, यानी कर्मधारय है। जब कर्मधारय हमारा समास होगा तो पहला दोनों हमारे षष्ठी विभक्ति में लग जाते हैं, मतलब हरितानाम और तरुणाम। ठीक है, कैसा, बोले वृक्षों के कैसा रंग हो, बोले हरा रंग हो। ठीक है, ऐसे ही ललित लतानाम, ललिता लता तासाम, ये भी हमारा कर्मधारय हो गए, जो ललित यानी सुंदर लता जैसी हो। ठीक है, तासाम उसी प्रकार की हो, तो ये भी हमारा कौन सा बन गया, कर्मधारय। ऐसे ही बोले षष्ठी तत्पुरुष कौन सा, बोले कुसुमावली, यानी कुसुमों की आवली। हमने कहा था ना कि फूलों की पंक्ति, फूलों की कतार, बोला था आवली, तो वहीं पे कुसुम, कुसुमावली, कुसुम की आवली। तो यहाँ पे की शब्द आ रहा है, इसलिए कुसुम शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई और आवली शब्द इसी प्रकार लिख दिया। तो क्या बन गया हमारा, कुसुमावली कौन सा है, बोले षष्ठी विभक्ति लगाई है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें काकी के का अर्थ निकल रहा है। फिर कह रहे हैं समीर चलिता, तो बोले समीरेण चलिता, कह रहे हैं किससे चले हुए, किससे चले हुए, बोले समीर से, समीर चलिता, समीर के चलने से, यही अर्थ आया था कि हवा के चलने से, हवा से हिलाए हुए या हवा से चले हुए, क्या वृक्ष या लताएं, तो फूल, यही कहा था। तो क्या था, समीरेण चलिता, तो क्या हुआ, इसमें से का अर्थ निकल रहा था, इसलिए समीर से चलाए हुए थे, तो से लगाने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। तो जैसे हल शब्द में से लगाते हैं तो हलेन लगाते हैं, ऐसे ही समीर में लगा दिया समीरेण और चलिता अलग लग दिया, ये विग्रह हो गया। विग्रह क्या होता है कि अगर हम अर्थ जो बोल रहे हैं उसमें जो शब्द का अर्थ निकल रहा है, को का निकल रहा है, सी का निकल रहा है, के लिए निकल रहा है, तो प्रथम पद में हम वही विभक्ति लगा देते हैं और उसका नाम बता देते हैं। तो यही क्या हुआ, हमारा तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। ऐसे ही नव मालिका, यानी नवा मालिका, कैसी मालिका, यानी माला तो हो, बोले कैसी हो, बोले नव हो, तो ये कौन सा हो गया, बोले नई मालिका। नया शब्द, नव शब्द, माला शब्द का विशेषता बता रहे हैं, तो क्या हो गया, बोले हमारा ये कर्मधारय हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से समास विग्रह पूछे जा सकते हैं, तो आपको समास विग्रह बता दिए और उसके समासों के नाम भी बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए अपने पास समय उतना ज़्यादा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, है ना। अपन को जून में एग्ज़ाम होगा और ये सारी चीज़ें आएंगी, फिर रिवीजन में भी देखिए, फिर वन शॉट वीडियोज़ जो बनते हैं उसमें 30 मिनट में फिर हम इतनी सारी चीज़ें पूरी नहीं कवर कर सकते हैं, फिर तो हम सिर्फ आपको मेन चीज़ें उतनी बता सकते हैं। लेकिन भाई कहाँ से कौन सी चीज़ आ जाए, तो अपन को छोड़ना नहीं है। आप टारगेट तो अपना 80 आउट ऑफ 80 है ना, तो इसलिए हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं आपकी। ठीक है, और भाई आप भी नहीं छोड़िए, आप भी साथ साथ पढ़िए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी साथ साथ मेहनत बिल्कुल करिए। अब प्रकृति और प्रत्यय कर दिया, तो उन्होंने कहा रमणीया, तो रम में अनियर प्रत्यय लगाया और बड़या की मात्रा टाप प्रत्यय से लगी। टाप एक स्त्री प्रत्यय होता है जिसमें बड़या की मात्रा लग जाती है, और उसको रमणीय शब्द रमणीया कैसे बना, बना टाप प्रत्यय से। तो दो प्रत्यय रमणीय शब्द में लगे हुए हैं, बोले कौन कौन सा, अनियर और टाप प्रत्यय। ठीक है, रमणीय में टाप प्रत्यय लगा दिया तो बन गया रमणीया, बड़या की मात्रा। टाप प्रत्यय आपको समझाया है, जिसमें पाका भी लोप हो जाता है और टाका लोप हो जाता है, सिर्फ बड़या की मात्रा बचती है, विशेषण शब्द में बन जाता है वो। ऐसे ही चलिता में चल धातु है, इसमें णिच प्रत्यय है हमारा टाप, और चलिता में जब कौन कौन से हैं, बोले चल में णिच प्रत्यय भी लगा है और टाप प्रत्यय भी लगा है। ठीक है, दो प्रत्यय लगे हैं, और चलिता शब्द, चलित शब्द में जब टाप प्रत्यय लग गया तो बना चलिता, यहाँ चलित शब्द होगा, चलित शब्द में टाप लगा तो बना चलिता। ऐसे वर्णिया में व्रे जो धातु हुई इसकी, अनियर इसमें प्रत्यय हुआ और टाप लग के बन गया वर्णिया। ठीक है, व्रे, व्रे शब्द इसकी धातु होती है। मालिका शब्द में माला इसकी प्रकृति है, टाप इसमें प्रत्यय हो गया, बन गया मालिका। ऐसे मिलिता शब्द में मिल शब्द हो गया, मिलित ता लगाना था तो इक्त बनाया, और बड़या की मात्रा लगानी तो टाप प्रत्यय लगाया, दो प्रत्यय लगे हैं। ऐसे ही समगमनम, तो सम इसका उपसर्ग हो गया, गम इसकी धातु हो गई और ल्युट इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये हो गया संगमनम। ठीक है, तो ये प्रकृति प्रत्यय आप देखिए। अब एक एक चीज को फिर से डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अपन जहाँ प्रत्यय अपन ने पढ़े हुए हैं, पूरा व्याकरण पढ़ रखी है, तो वहां पर इनके सारे नियम भी बता रखे हैं,
है ना। अब हम सिर्फ आपको नाम बताएंगे कि भाई इसमें ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है, और बड़े आ की मात्रा दिखती है वहाँ टाप हो जाता है, ठीक है। बेसिक बता देंगे क्योंकि अपन पूरा डिटेल अपन पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखें तो पर्याय शब्दों को देखें कि तरु नाम को क्या कहा जाता है, बोले वृक्ष नाम, ठीक है। तरु का पर्याय शब्द क्या होता है, तरु, विटप, वृक्ष, एक ही बात होती है। ऐसे ही समीर को क्या कहते हैं, वायु। रमणीय को क्या कहते हैं, सुंदर। रमणीया यानी सुंदरी, रमणीय सुंदर, और रमणीया स्त्रीलिंग हो गया यानी सुंदरी। वर्णीया यानी चयनीय, चुनने योग्य। कुसुमावली ही यानी पुष्पों की पंक्ति। रसालम आम्रम, और रुचिरम यानी उत्तमम, सुंदर, उत्तम, ठीक है। ये हमारे पर्याय हो गए। अब इसके बाद कहें तो विपर्याय कौन कौन से होते हैं, उल्टी विलोम पद कौन कौन से होते हैं, कि जैसे वर्णीय शब्द है उसका उल्टा क्या होगा, बोले अवर्णीय। ऐसे ही रुचिरम का क्या होगा, अरुचिरम हो जाएगा। नव का क्या हो जाएगा, पुरातन, नव का अर्थ नया, पुरातन का अर्थ पुराना। हरित यानी हरा भरा, और उसी का सूखा हुआ, शुष्क। में शब्द, मैं नहीं, में का उल्टा हो जाएगा ते, मैं यानी मुझको, ते यानी तुमको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे इसमें ये हमारे पूरे हुए इधर हमारा 5th वाला पैराग्राफ, और उसके आने वाले संधि, समास, पर्याय, विपर्याय आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 6th 7th 2 और इसके रह गए हैं उनको भी पूरा करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट हमारे सैटरडे को हमने अपने किनको अपनी जो पद्यांश के अनुवाद चल रहे थे उनमें भी हमने अपने 5 पद्यांशों के अर्थों को समझ लिया था, समझाया था, और उसमें आने वाले संधि पदों को, समास पदों को, और आने वाले अव्यय पदों को, और प्रकृति पद, प्रत्यय जिन पदों में प्रयोग हुए हैं उनको भी हमने आपको समझा दिया था। तो अब हम चलते हैं अपने 6वें नंबर के, 6th नंबर के अपने एक पद्यांश पर, ठीक है। अपने पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसका अर्थ क्या है। तो देखिए चलते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। अय चल बंधो, अय का अर्थ एक संबोधन सूचक शब्द है, एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है अरे। चल बंधो, बंधो यानी मित्र, बंधु हमारे भाई, अरे भाई चलो। खग कुल कलरव, खग का अर्थ होता है हमारा पक्षी, कुल यानी उनका समूह, और कलरव। अब आपको जब हमने लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि जो कवि हैं वो क्या चाहते हैं कि ये जो शहर है, नगर है, महानगर है, इनका जो शोर भरा प्रदूषण वाला जो वातावरण है उससे निकलकर कहाँ की ओर जाना चाह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हमें ऐसे एकांत वन में ले चलो जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हों, लताएं हों, ऐसी जगह पे। तो अब वो और आगे क्या कह रहे हैं कि आए चल बंधु, अरे बंधु चलो। खग कुल कलरव, जहाँ पर पक्षियों का जो कुल है वो कलरव यानी गुंजित, यानी उनकी आवाज, उनकी चहचहाहट हो, जहाँ पर पक्षियों के समूहों की क्या हो, चहचहाहट हो। गुंजित वन देशम, खग कुल कलरव यानी पक्षियों के जो कुल है वो जब आवाज करते हैं, कलरव करते हैं, उनकी मीठी ध्वनि जो होती है, मीठी आवाज होती है, उससे गुंजित, उससे कैसा गुंजायमान हो रहा हो, जहां पर अच्छी पक्षियों की कलरव की यानी उनके आवाज की, उनकी चहचहाहट की ध्वनि से जो वन देश है कैसा हो, गुंजायमान हो, ऐसी जगह पर अय चल बंधु, ऐसी जगह पर चलो बंधु, वहां चलते हैं। पुर कलरव, अब वो क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने पहले ये बता दिया कि कहाँ पर चलो, ऐसे वन देश में चलो जो खग से, कुल से, और कलरव यानी खग जो है पक्षी हैं उनका समूह जहाँ पर कलरव करता हो, जहाँ पर मीठी मीठी आवाज में बात करता हो, और उनकी मीठी आवाज से जो वन देश है वो कैसा हो, गुंजित हो, ठीक है, वहां पर आप हमें ले चलो। अब क्या कह रहे हैं, पुर जो कलरव है, पुर यानी हमारा क्या, शहर, नगर, उसका जो कलरव है, उसका जो शोर है। देखिए यहाँ पर जो कुल कलरव है वो कैसा है, मीठी ध्वनि निकालती है। पक्षियों की जो ध्वनि होती है कैसी होती है, मीठी होती है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं, पुर कलरव, जो पुर यानी शहर में, नगर में जो कैसा कलरव है, नगर का जो शोर है वो संभ्रमित यानी भ्रमित कर रहा है लोगों को परेशान करता है। जनेभ्यो, लोगों को,
लोगों को कैसा कर देता है, बोले जनेभ्यो, लोगों को कैसा कर रहा है, संभ्रमित कर रहा है। लोग उससे कैसे हो रहे हैं, संभ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। धृत सुख संदेशम, तो उन्हें को क्या कहो, बोले धृत यानी उनको धारण करवाओ, उन्हें धैर्य धारण करवाओ। कैसा, बोले धैर्य, सुख का और किसका, संदेश, सुख का संदेश देकर उन्हें धैर्य धारण करवाओ। ऐसा ना हो, धृत यानी धैर्य, धृत का अर्थ क्या हुआ, धैर्य धारण करना। कह रहे सुख संदेश, जो पुरकलरव यानी नगर के जो शोर से संभ्रमित जनेभ्यो यानी भ्रमित हैं जो लोग, परेशान हैं जो लोग, उनको क्या करवाओ, बोले धृत यानी धारण करवाओ उन्हें सुख संदेश। ऐसे सुख संदेश से उनको क्या करवाओ, धैर्य धारण करवाओ। क्योंकि बोले चाक चिक्य जालम, चाक, चाक क्या होती है, चकाचौंध, चाक चिक्य यानी चकाचौंध भरी जो जाल है, सब आगे पीछे सब जगह नगर में जो चकाचौंध का जो जाल लगा हुआ है, नो यानी न यानी हमारे, कुर्यात जीव रस हरणम, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि कुर्यात जीवित रस हरणम यानी हमारा जो जीवन है उसके रस का हरण ना कर ले। क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये जो चकाचौंध भरी जो दुनिया है उसका जाल है, चाक चिक्के जालम, चकाचौंध का जो जाल है, नह यानी हमारे, नह का उसमें षष्ठी विभक्ति में बनाया है, द्वितीय प्रथमा में तो नो आ गया उसका, नह का। तो कहा हमारे कुर्यात जीवित रस हरणम, न कर ले जीवन के रस का हरण, तो शुचि पर्यावरणम। फिर वो क्या कहते हैं आगे, कहते हैं शुचि पर्यावरण, कि स्वच्छ पर्यावरण ही हमारा क्या है, शुचि पर्यावरण यानी पर्यावरण हमारा साफ स्वच्छ होना चाहिए। क्या कहते हैं कवि, फिर से एक बार देख लेते, आई चल बंधु, अरे बंधु चलो, अरे मित्र चलो, खग कुल कलरव, जहां पर पक्षियों के समूह का क्या कलरव हो, ऐसे गुंजित वन देशम, ऐसे गुंजित वन देश में चलो। पुर कलरव यानी शहर का जो कलरव है, संभ्रमितम भ्रमित कर देता है लोगों को, कैसा, जनेभ्यो लोगों को कैसा कर देता है, बोले भ्रमित करता है। तो धृत सुख संदेशम, उनको सुख का संदेश धारण करवाओ, धैर्य धारण करवाओ। चाक चिक्की जालम, चकाचौंध का जो जाल है, नो कुर्यत, न यानी हमारे, कुर्यात जीवित ना करे, क्या करे, करने के लिए क्या करें, ना करे, कैसे, बोले जीवित रस हरणम, जीवन का जो रस है, जीवन में जो आनंद रस है उसका हरण कर लेता है। बोले तो ऐसा ना हो कि हमारे जीवन के रस का ही हरण हो जाए। तो ऐसे चकाचौंध भरी दुनिया से मुझे ऐसे वन प्रदेश में ले चलो कि जहाँ इस शोर शराबे से, इस चकाचौंध से अच्छा क्या हो, पक्षियों के कुल का कलरव हो, ऐसे वन प्रदेश में मुझे ले चलो। ये उनका कहने का आशय था। तो अब हम सबसे पहले इसका अन्वय करना सीखेंगे कि अन्वय हमें कैसे करना है। हमने क्या बताया था आपको कि अन्वय करना क्या होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से उसको लिखना। ठीक है, जब पद्य में कोई रचना होती है तो उसमें क्या होता है कि मात्राओं के अनुसार, हमने बताया था कि हर कवि के पास एक पैरामीटर होता है कि उन्हें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई पहले चरण में इतनी मात्राएं हो, दूसरे चरण में इतनी मात्राएं हो। उसमें क्या होता है कि क्रिया कभी पहले आ जाती है, कभी आगे आना चाहिए, हमारे कर्ता को आगे आना चाहिए, फिर क्रिया होनी चाहिए, फिर जो भी हमारा कर्म होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो सीक्वेंस ना करके उनका क्या करते हैं, आगे पीछे ऐसे लग जाते हैं अपने जो शब्दों का समूह। तो उनको क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग कर कर लिखना ही क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है। ठीक है, तो अन्वय कैसे करेंगे, बोले अय बंधु, अरे बंधु। ठीक है, अब जो चलने की क्रिया है वो हम बाद में करेंगे। अरे बंधु, अब वो क्या कहेंगे, खग कुल कलरव गुंज, गुंजित वंदेशम चल। देखिए हमने कहा कि क्रिया अपनी सबसे बाद में आ जाती है। कहते हैं ना कि रामः ग्रामम गच्छति, तो राम जो है, रामः ग्रामम गच्छति, तो राम पहले आया, कर्म बाद में आया और क्रिया आखिरी में आई, एक सीक्वेंस से लगी हुई है चीजें। ठीक है, तो यहां पर भी वही किया कि पहले कहा अरे बंधु, अय बंधो, खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम चल।
ठीक है। फिर क्या कहा, पुर कलरव, पुर यानी नगर का जो कलरव है, संभ्रमित जनेभ्यो क्या धृत सुख संदेशम, ये सही सीक्वेंस में लगा था तो हमने उसी को उसी तरह से लिख दिया। फिर क्या कह रहे हैं, चाकचिक्य जालम जीवन जीवित रस हरणम, चाकचिक्य जाल जीवित रस का हरण नो कुर्यात, हमारे जीवन के रस का क्या चाकचिक्य जाल, चकाचौंध भरी दुनिया है जो चकाचौंध का जाल बना हुआ है वो ना कर ले। ठीक है, इसमें 2 बार नह आया है, एक आया है नह यानी जिसका अर्थ आ रहा है हमारे, और एक ना आ रहा है जिसमें ना नकारात्मक यानी नहीं का अर्थ आ रहा है, इसलिए ये 2 इसमें ना है, नो हो गया। ठीक है, नो का 2 जगह 2 तरह से अर्थ बताया है, इसमें नह भी है एक ना भी है, तो नो साथ में ही लिख दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए उसका अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ कैसे हो जाएगा कि अरे भाई पक्षियों के समूह की आवाज में गुंजित वन प्रदेश में चलो चलो, शहर के शोर से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश को धारण करो, चकाचौंध भरी दुनिया को, जीवन के आनंद को चुराना नहीं चाहिए, हरण नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी जो दुनिया का जो जीवन है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, जीवित रस, जीवन का जो रस है, आनंद है, उसको क्या चुराना या हरण करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस चकाचौंध भरी दुनिया में जो जीवन का अमूल्य रस है, आनंद रस है, वो कहीं खो जाए। तो सच में यही होता है कि जब चकाचौंध में, भागा दौड़ी में जब इंसान लगा होता है तो उसके जीवन का आनंद तो कहीं रह ही नहीं जाता है, नहीं रह जाता ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो कवि कह रहे हैं कि इस शोर शराबे से, इस ऐसे जहाँ पर भीड़ भाड़ है, चकाचौंध है, ऐसी जगह से मुझे कुछ क्षण के लिए ऐसे वन प्रदेश में ले चलो। ठीक है, तो इन्होंने प्रकृति का संदेश दिया है कि प्रकृति, पर्यावरण लोगों के लिए, शुद्ध पर्यावरण लोगों के लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके कुछ अपने संधि विच्छेद पदों पे कि संभ्रमित जनेभ्यो हो, अगर ये शब्द आ जाए तो उसको आप तोड़कर कैसे लिखेंगे, संभ्रमित जनेभ्य। ठीक है, संभ्रमित जनेभ्य। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको तोड़ देंगे। ऐसे नो कुर्यात का नह कुर्यात जीवित, इसको भी अगर आपको अलग करना है तो इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हो। वैसे इसमें 2 चीजों में जहां पर संधि हुई थी, देख भ्रमित जनेभ्यो, तो इन्होंने एक पद लिख दिया, उसमें सम, उनमें क्या लगा दिया, एक वो लगा दिया, एक तरह का ये उपसर्ग है, उपसर्ग लगा दिया। लेकिन संधि जब हम करें, संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, उस उपसर्ग या प्रत्यय जो भी होते हैं उनको अलग लगा देते हैं। यानी संधि का अर्थ है जब 2 शब्द मिलते हैं उनको संधि कहा जाता है, और विच्छेद का अर्थ जो 2 शब्द मिलाए हुए हों उन्हीं को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर संभ्रमित में से सम को अलग कर दिया और भ्रमित जनेभ्य को अलग कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं कौन सा, बोले नो कुर्यात जीवन। तो नो शब्द हमने बताया था कि नह प्रयोग हुआ है, और ना का भी 2 जगह अर्थ लगा हुआ है। एक का अर्थ है नह यानी हमारे, और अगर विसर्ग हटा दे तो न का प्रयोग किसके लिए, नहीं के लिए भी, कि जीवन के रस का हरण ना कर ले, ऐसा था ना। तो उसमें ना शब्द का 2 जगह से प्रयोग हुआ है, 2 अर्थ में प्रयोग हुआ है। और कुर्यात हमने अलग, कुर्यात जीवन जीवित, तो ये क्या था, कुर्यात जीवित। अब आप कहेंगे कि इसमें कुर्यात जीवित कैसे हो गया, तो अब आप बता, यहाँ पे कौन सी है जो आपकी संधि व्यंजन की आनी है, वही यहाँ पे हुई है, कुर्यात जीवित में हुआ है। कैसे कि ये जो ता था पहले वो दा में परिवर्तित हुआ, प्रथम वर्ण का तृतीय अक्षर हो जाता है किसमें, अपनी जशत्व संधि में, और वही जब ता का दा हो गया और आगे वाले को देखकर जो यहाँ पर जो है कौन सा कहते हैं, जशत्व, झलाम जशंते, यानी पहले का पहले तृतीय हुआ और उसके बाद दा के बाद कौन सा इष्टुत्व संधि हुई, उसमें दा के बाद कौन सा आया, जा आ गया। कहते हैं हम इष्टुत्व संधि में कहते हैं स्तो इष्टुनाश्चु, इसका हमने सूत्र आपको पढ़ाया था कि स्तो इष्टुना इष्टुहु, ये बताया था, जिसमें क्या बन जाता है कि ये सा और ता वर्ग के बाद श और चा वर्ग आए तो उसका शा और चा हो जाता है।
तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, ता के बाद दा, यानी कौन सा ता वर्ग का अक्षर है। उसके बाद चा के इष्टुना है, यानी चा वर्ग का जा आ गया, तो क्या हो जाएगा, बोले इसका भी ये परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए जो हमारे स्तोह होते हैं वो भी इष्टुह बन जाते हैं, यानी चा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संधि हुई, यहाँ पे दो हुई, जशत्व संधि हुई और उसके बाद हुई हमारी कौन सी, इष्टुत्व। दो संधियों से मिलके ये कुर्यात जीवित सब कुर्यात जीवित बना। कैसे, देख लीजिए, ये कुर्यात हो गया, यहाँ लिखा है हमारा जीवित, ठीक है। अब ये जो हमारी जशत्व संधि क्या कहती है कि किसी भी प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद, जश के बाद जलाम जशंते, झल के बाद जश आए, झल यानी वर्ण हमारे कौन से हो जाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप कहोगे कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये चारों वर्ग की, और पा वर्ग, इन पांचों वर्ग की जो 4 अक्षर हैं, और श श स ह, ये 4 तीनों सा और हा, जब ये इनको झल कहा जाता है। झल के बाद अगर जश आए, जश कौन से होते हैं, 1 2 3, यानी तीसरा वर्ण अगर आ जाए, जश के अंदर आते हैं तीसरे वर्ण, हर एक का तीसरा वर्ण। अगर यहाँ पर हर एक वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, झलाम जशो अंते, तो उसमें क्या हो जाता है, वो भी जश हो जाते हैं, यानी तीसरा वर्ण बन जाता है। तो पहला वर्ण ये क्या बन जाएगा, ता का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, द। और अब इसके बाद ये कौन सा हो रहा है, ज, तो दा के बाद जा आ रहा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगा, हमारी स्तो इष्टुना इष्टुहु, यानी इष्टुत्व संधि का लगा। तो उसमें क्या हुआ, स्तो हो, यानी ता वर्ग के बाद यदि कोई हमारा चा वर्ग का अक्षर आ जाए तो वो भी चा वर्ग में ही परिवर्तित हो जाता है, लेकिन क्रम वही रहता है कि ये तीसरा है तो तीसरे में ही परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे आधा जो जा है वो आधा दा आधे जा में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पे इसलिए ये बनेंगे कुर्यात जीवित। ये हमने बहुत अच्छे से आपको उसमें बताया है व्यंजन संधि में, जरा आज उठा के देखिएगा। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाइए और इष्टुत्व और जशत्व संधि जरूर देखिए, तो ये आपको ये जो कुर्यात जीवित शब्द बना तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे ये बन के हमारे सामने आया। ठीक है, ऐसे ही देखिए यहाँ पे चाक चिक जालम नु, तो क्या कह दिया, चाक चिक जालम नु। अब देखिए वही देखिए दो जगह चीजें आई, नो शब्द का एक जगह क्या किया हमने, बोले न में चाक चिक जालम नो और कुर्यात जीवित की पहले भी नो आया, तो जो ना शब्द है वो दो तरह से परिवर्तित हुआ। एक तो नो यानी नहीं हूं के लिए प्रयोग हुआ और एक नह यानी हमारे लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, एक ही शब्द को दो जगह दो तरह का अर्थ में प्रयोग किया गया। अगर कुर्यात जीवन के साथ में करें तो नह कुर्यात यानी नहीं करें, और यहाँ करे कह रहे हैं चाक चिक जालम नो यानी चाक चिक चकाचौंध का जो जाल है वो हमारे जीवन का क्या ना करे, हरण ना करे। जीवन रस संहरणम यानी हमारे जीवन के रस का संहरण ना करे। ठीक है, तो अगर वहां पे संधि विच्छेद आएगी तो आप नह कुर्यात जीवित कर देंगे, और अगर यहाँ पर आती है चाक चिक जालम नो तो उसको आप जालम को क्या कर देंगे, माँ को हलंत की तरह लगा देंगे और नो अलग करके लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी संधि विच्छेद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ समास पद आ गए, जैसे खग कुल कलरव, खगानाम कुलम तेषाम कलरव। यहाँ पे खगों के देखिए खग कुल कलरव यानी खग यानी पक्षियों के कुल का कलरव। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आई, का की के का, पक्षियों के और कुल का, दोनों जगह का आया शब्द, यानी इसमें कौन सा अक्षर कौन सी विभक्ति का अर्थ निकल रहा है, बोले षष्ठी का, षष्ठी विभक्ति का काकी के का अर्थ निकल रहा है। तो इसका हम जब खग शब्द आएगा उसको का भी का अलग निकाल देंगे। अगर इसका हिंदी में अगर अर्थ हम तोड़ें तो क्या निकलेगा, पक्षियों के समूह का कलरव। तो वही समास विग्रह में यही होता है कि आप जो उसको तोड़कर उसमें जो विभक्ति लगा रहे हो उसी विभक्ति का चिन्ह लगा के उस शब्द को लिख दो। तो खगा नाम षष्ठी विभक्ति लगा दी, बोले कुलम तेषाम कलरव, षष्ठी में इनको हमने अलग करके लिख दिया। खग के कुल का तेषाम कलरव, उनका कलरव। ठीक है, ऐसे ही गुंजित वन देशम, तो ये हमारा ये वाला हुआ षष्ठी, क्योंकि इसमें हमने षष्ठी
विभक्ति इसके अंदर प्रयोग की जा रही थी। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह इसमें इंगित हो रहा था। तो ये कौन सा हुआ हमारा? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब कहा गुंजित वन देशम, तो गुंज वन देश कैसा? गुंजित। अब एक उन्होंने कहा था कि वो भी बताइएगा कि आप इसमें विशेषण शब्द भी बताते जाइएगा, विशेषण विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य जहाँ अभी पिछले जो वीडियोस में है, एक थोड़ा रिमाइंड करिएगा, जितने भी हमने 5-6 वीडियो इसके बनाए हैं, 5 हैं शायद, हाँ 5 पार्ट में बनाए हुए हैं। तो उसमें आप जब देखेंगे ना, तो जहाँ जहाँ पर कर्मधारय समास, ऐसे हमने समास विग्रह हर पद के बताए हुए हैं, तो उनमें जहां पर भी कर्मधारय समास हैं वो ही हमारे विशेषण और विशेष्य हैं, क्योंकि कर्मधारय में ही क्या होता है? एक विशेष पद की विशेषता बताई जाती है। एक विशेष पद होता है और एक विशेषण होता है। तो यहाँ पर भी देखिए समास विग्रह के संग में ही हम विशेषण विशेषी भी बता देते हैं आपको। कहा गुंजितम वन देशम, कि वन देश है वो कैसा है? गुंजित है। तो वन देश की विशेषता क्या हो गई? गुंजितम। तो ये हमारा एक हो गया कर्मधारय, जहां पर वन देश की यानी वन रूप, वन का जो देश है, वनों का देश है, वो कैसा है? गुंजित हो। तो ये हो कौन सा समास हो गया हमारा? कर्मधारय समास। और आपको पता है कर्मधारय समास का जब समास विग्रह करते हैं तब उनका क्या? नपुंसक लिंग में फलम की तरह रूप बना देते हैं। तो ये हो गया कर्मधारय हमारा समास। ठीक है, अब कह रहे हैं इसी में अगर ये लिखा हो गुंजित वन देशम और कहें इसमें से विशेषण और विशेष पद बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि विशेषता क्या बताई जा रही है? गुंजित। किसकी? बोले वन देश की। तो गुंजित शब्द हमारा हो गया कौन सा? विशेषण। और कहें कि बताइए इसमें से विशेष शब्द क्या है? विशेष शब्द वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये तो आपको पता ही होगा। और हम आपको बता दें कि जैसे कहें कि श्वेत अश्व क्या है? अगर आपको यहां पे लिख के बताएं कि श्वेत अश्व, तो जो श्वेत शब्द है यानी सफेद शब्द है वो घोड़े की विशेषता बता रहे हैं। कृष्ण वस्त्र अगर कहें तो कृष्ण शब्द यानी काला शब्द इस वस्त्र की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं वो होते हैं क्या? विशेषण। ठीक है, और उसके बाद जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होता है हमारा विशेष्य, यानी संज्ञा और सर्वनाम पद जिनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं वो होते हैं हमारे विशेष्य, और विशेषण जिनको जो विशेषता बताते हैं कि भाई इसकी क्या विशेषता है, बोले ये काला है, सफेद है, सुंदर है, गुंजित है, ये हमारा क्या हो गया? विशेषण और विशेष भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, साथ साथ में अब हम कहें पुर कलरव, यानी पुर नगर का, कलरव नगर का शोर। तो का शब्द इसमें फिर से आ रहा है। तो यही देखिए कि अगर एक नगर की बतानी है तो कहेंगे पुरस्य कलरव, और अगर बहुत सारे नगरों का बताना है तो पुराणाम कलरव। नगरों का कलरव, नगर का कलरव, का शब्द आ रहा है इसमें। तो ये हमारा कौन सा हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे देखें, बोले संभ्रमितेभ्यः संभ्रमित जन। देखिए क्या लिखा है? संभ्रमित, इसमें उल्टा लिख गया। ये वाला शब्द यहाँ पर समासिक पद ये है और इसके बाद समास विग्रह शब्द वहां पे लिखा है। तो संभ्रमितेभ्यः ये पद है, यानी जीव क्या कह रहे हैं? जन। जन कैसे? संभ्रमित जनेभ्यः, इसमें दो चीजें बता रहे हैं। बोले संभ्रमित जनेभ्यः। अब जन जो लोग हैं उनका क्या कह रहे हैं? बोले संभ्रमित है। तो संभ्रमित उनकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। देखिए ये इसमें का की के का अर्थ निकल रहा है क्या? को अर्थ निकल रहा है? के लिए निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। ये कह रहे हैं कि संभ्रमित जनेभ्यः, यानी लोग कैसे हैं? बोले संभ्रमित। ठीक है, तो संभ्रमित शब्द उसकी विशेषता हो गई। तो वही किया कि संभ्रमित उसका विशेषण पद अलग निकाल दिया और जनेभ्यः शब्द अलग निकाल दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या किया? ये समास विग्रह कर दिया। समास विग्रह हो गया। अब समास विग्रह के बाद अब बताया जाए कि भाई इसमें
समाज कौन सा है, तो क्या कहेंगे कि जनों की यानी लोगों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं कि लोग कैसे हैं, संभ्रमित हैं यानी भ्रमित हो रहे हैं। किससे, नगर के शोर से। तो ये हमारा एक जगह जब जन यानी विशेष की विशेषता बता दी है कि यहाँ पर विशेषण संभ्रमित शब्द बता रहा है कि जन कैसे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। तो भ्रमित संभ्रमित शब्द उसका विशेषण हो गया और जनेभ्य शब्द उसका विशेष्य हो गया। तो ये हमारा जहां विशेषण विशेष की बात हो तो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय। ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, धृत सुख संदेशम, धृत क्या होता है, धैर्य, और सुख संदेशम तो धैर्य से, धैर्य के सुख का संदेश। हमने आपको जब पढ़ाया था धृत सुख संदेशम, तो इसको पढ़ाते में इसके अर्थ में क्या बोला था, जरा पीछे रिमाइंड करके देखिए। क्या कहा था कि लोगों के जीवन के धैर्य के सुख का संदेश दीजिए, ये बोला था, हमने बताया था। तो बोले धैर्य का शब्द आ रहा है, सुख का शब्द आ रहा है। जब काकी के का अर्थ आ रहा है तो इसमें समझ लीजिए क्या है, बोले संदेश की बता रहे हैं कि कैसा संदेश दो, बोले धैर्य का सुख का संदेश। तो इसमें जब का अर्थ निकल रहा है तो का अर्थ के हिसाब से इसमें हम का वाली विभक्ति लगाएंगे। बोले का की विभक्ति कौन सी होती है, का की के का की के का अर्थ बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्या कह दिया, धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम। अब सुखम में सुखस्य नहीं लिख के हमने सुखम अलग लिखा और तस्य अलग दिया कि धैर्य के सुख का संदेश। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, षष्ठी। जब षष्ठी विभक्ति अलग की है तो ये क्या हो गया हमारा, षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे ही देखिए, चाक चिक्के जालम, चका चौंध का जाल, तो वही देखिए का शब्द आया तो चाक चिक्कस्य जालम, कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष। ऐसे जीवित रस हरणम, जो जीवन के रस का हरण। अब फिर से देखिए के और का दो चीजें आए, इसका अगर हम तोड़े इसको और अगर इसका अर्थ निकालें तो क्या होगा, जीवन के रस का हरण, जीवन के रस का को चुरा ना ले कोई। तो क्या हुआ, बोले जीवितस्य रसम तस्य हरणम। ठीक है। जहां काकी के का अर्थ निकले ना तो वहां पे तस्य और तेषाम, बोले तेषाम कहां लगाओ, बोले बहुवचन जहां पर हो। अगर जैसे खग कुल एक से पक्षी से तो बनेगा नहीं, बहुत सारे से बनेगा, इसीलिए खग का जब षष्ठी लगाई तो उसमें बहुवचन का रूप लगाया। तो जहां पे क्या हो, बहुवचन का रूप हो, तो वहां पे तो कुलम के बाद तेषाम लगाएंगे, यानी जो भी दूसरा शब्द होगा उसके बाद क्या लगाएंगे, तेषाम लगाएंगे। और वहीं पे एक वचन वाली बात हो तो वहां पे तस्य लगा दीजिएगा। जैसे देखिए, धैर्यस्य सुखम तस्य संदेशम। ऐसे यहां पे देखिए, जीवित तस्य रसम हरणम, तस्य हरणम, जीवितस्य रसम तस्य हरणम। यहाँ पे देखिए तस्य आ गया, जहां जीवित जीवन का रस एक वचन है, जीवन की बात बता रहे हैं ना कि जीवन के रस का हरण, तो जीवन के लिए क्या है, तस्य आ गया। ठीक है। तो जहां पर पहला पद अगर बहुवचन में हो तो षष्ठी विभक्ति में तेषाम शब्द लगाइएगा। कहां पे लगाएंगे, बोले यहां पे लगाएंगे जहां पर दो चीजें दी हुई हैं। कलरव तो है ही, मतलब वो तो उसकी विशेषता बता ही रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि खग के कुल का कलरव, तो दो जगह का आया, तो एक जगह तो उसमें के हिसाब से कौन सी विभक्ति, षष्ठी लगा दी। दूसरे में भी जब षष्ठी लगाएंगे तो दूसरे में भी षष्ठी ना लगा के उसमें तस्य या तेषाम का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे हमने रामस्य और रामाणाम करते हैं, ऐसे ही तस्य और तेषाम हो जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खगकुल कौन सा था, बहुवचन था, तो इसलिए तेषाम आया। यहाँ पे जो सुख है वो एक वचन है तो तस्य आया, यहाँ पे भी रस एक वचन है तो तस्य आया। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है। ये इस प्रकार से अगर आ जाए तो आप समास विग्रह कर दीजिएगा, समास का नाम बता दीजिएगा। समास का नाम भी बहुत आसान है, क्योंकि का की का जहां अर्थ निकल रहा हो वहां पे कौन सा, षष्ठी लगा देंगे हम। जहां पर विशेषण विशेष्य हो वहां पर आप अपने क्या लगा देंगे, कर्मधारय। हर एक के संग में इसीलिए बताते भी जा रहे हैं कि सामासिक पद कौन कौन से आए हैं। अब देखिए, गुंजितम, संभ्रमित, धृत, जीवित, सभी में ता शब्द आ रहा है अंत में। तो देखिए गुंजितम नपुंसकलिंग, लेकिन ता तो अगर इसकी मां को हटा दो तो गुंजित, संभ्रमित, धृत, जीवित, सब में ता शेष रह रहा है, तो ये मान लीजिए हमारा इक्त प्रत्यय है।
इक्त प्रत्यय में ता शेष रह जाता है। तो गुंज इक्त, भ्रम इक्त, और हमारा देखिए धृत इक्त, जीव इक्त। ठीक है, सभी में इक्त प्रत्यय आ गया। अगर ये शब्द आ जाए, देखिए कौन कौन से प्रकृति प्रत्यय वाले शब्द हुए हैं, इक्त प्रत्यय वाले यहाँ पर प्रयोग हुए हैं इस पद में। आगे देखें अव्यय पद कौन से हैं, बोले अई को क्या कहते हैं, अरे, नह को कहते हैं हमारे। अब उनके प्रयोग कर सकते हैं, अई भो ग्रामम प्रति चल, अरे भाई ग्राम की प्रति चलो, गांव की ओर चलो। ईश्वर एव नह पिता वर्तते, ईश्वर ही हमारे पिता हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये भी बता दिया। अब कुछ हमारे विपर्याय पद भी हैं, मतलब कुछ पदों के क्या आ सकते हैं, आपके विपर्याय आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, बोले जैसे चल शब्द है, चल का उल्टा क्या हो जाएगा, तिष्ठ। चलने का चलना और तिष्ठ का अर्थ रुकना। गुंजितम, बोले गुंजितम हो गया, गुंजित हो रहा है, मतलब खूब आवाज आ रही है, तो उसका क्या हो जाएगा, बोले शांतम। ऐसे ही पुरह, पुर शब्द का होता है नगर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोले ग्राम। जीवित रस हरणम, जीवित रस का हरण है, तो क्या हो जाएगा, बोले मरण रस हरणम। ठीक है, अब ऐसे ही बोले सुख संदेशम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, दुख संदेशम। लीजिए बस उसके उल्टे शब्द आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप विपर्याय पद भी कर सकते हैं कि विलोम शब्द आ जाएं तो इनके उल्टे शब्द भी करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने 6 पैराग्राफ यानी 6 हमारे ऊपर वाले पद्यांशों को पढ़ लिया, और उसके आने वाले उनके पदों में आने वाले समास, संधि, अव्यय, विपर्यय और प्रकृति प्रत्यय, इनको भी हमने आपको समझा दिया। संग संग में हमने आपको विशेषण विशेष भी बता दिए। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पैराग्राफ पर, आखिरी जो हमारा पद्यांश है उसको देखते हैं। उसमें अब कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए पहले के जो 3 थे, पहले के शुरुआत के जो 3 थे, उनमें जो हमारे कवि हैं उन्होंने क्या बताया था कि नगर कैसा है, नगर में किस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है, कैसा वहाँ का मिलावटी खाना है, दूषित पानी हो चुका है, तो हमें प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। फिर उन्होंने बाकी के 3 में प्रकृति का वर्णन किया। इसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं कि प्रकृति की शरण में ले चलो। लेकिन अब उनका कहने का आशय एक और बदल गया है कि भाई जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण का क्षरण होता जा रहा है, क्षरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, तो कवि के मन में एक चिंता भी है जिसको उन्होंने अब इसमें बताई है कि जो अब देखिए आपने देखे होंगे कि कुछ अगर 10 साल पहले की ही बात कर लो, तो अगर आप कहीं अपने घर जाते हो, अपने किसी गांव की ओर जाते हो या किसी रास्ते में ही अगर आप जाते हो, तो आप देखोगे कि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले वो बिल्कुल हरा भरा रहता था। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वही हरी भरी जमीन को काट कर वहां पर क्या बनाते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, डुप्लेक्स बन गए, सिंगलेक्स बन गए, फिर कॉलोनीज हो गई। अब भोपाल में जो रहने वाले बच्चे हैं या फिर जहां पे भी रहने वाले हैं, आप लोग देखिए कि जहां एक सीमित पर्यावरण था, एक सीमित एक नगर की जगह थी कि यहाँ तक चलो ये नगर फैला हुआ है, उसके बाद में हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, खेत भी थे, तो अब वो चीज क्या होती जा रही है, बोले ये नगर की सभ्यता बढ़ते बढ़ते क्या होती जा रही है कि जो हमारे वन प्रदेश हैं, नगर प्रदेश हैं, उनको भी साफ कर करके वहां पर क्या है, बोले ईंट पत्थर के क्या बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग की बिल्डिंग बनती जा रही है, घर के घर बनते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनती जा रही हैं, ये चीज बन गई, वो बन गई। तो हमारी जो पर्यावरण है वो ऐसा ना हो कि इन पत्थरों के तले नीचे दब जाए, है ना, कि ये कटते कटते जंगल कटते रहें, पेड़ कटते रहें, हमारा पर्यावरण नष्ट होता रहे, और ऐसा ना हो कि हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति ही पूरी ऐसा ना हो एक दिन इस पत्थर के नीचे ना दब जाए। तो इसमें उन्होंने इसी चिंता को जताते हुए और लोगों को सचेत भी किया है कि देखिए, अभी उन्होंने दोनों का अंतर बता के आपको क्या बताया था कि देखिए अंतर कहाँ कहाँ पे कैसा आता है, कि कैसा हमारा नगर का वातावरण होता है और कैसा हमारे गांव का या वन का या प्रकृति का की शरण का वातावरण होता है। दोनों में अंतर आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक आप जब शहर में जीवन जीते हैं और उसके बाद जब अगर आपको का मन जब भरने लगता है इन चीज़ों से, ऐसे लगने लगता है अब क्या करें, तो क्या करते हैं,
चलो 2-4 दिन की छुट्टी पे चलो। भाई वो छुट्टी आप क्यों चाह रहे हो? आप अपनी मन की शांति के लिए, आप इस भीड़ भाड़ वाली चकाचौंध वाली दुनिया से हटकर आप घूमने भी लोग जाते हैं तो बताइए कहाँ जाते हैं? नेचर की तरफ जाते हैं, सभी जाते हैं। जाएंगे तो देखिए हिल स्टेशंस पे जाएंगे, वहां पर क्या है जाने को? तो एक बात बताइए, आप ही तो हो, वहां पर भी जाके खा पी के ही आओगे, वहां पर भी जाओगे, सोगे, वहां के घूमोगे और आ जाओगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उस घूमने में आपको क्या सुख मिल रहा है? वहां पे भी जाके पेड़ पौधे ही तो दिख रहे हैं। ये बताओ, यहाँ पर भी जब रोड पे निकलते तो 2-4 दिख ही जाते हैं। वहां पे ऐसा क्या है? क्योंकि जहां पर प्रकृति होती है, जहां पर नेचर होता है, जहां पर्यावरण होता है, जहां हमारा शुद्ध पर्यावरण होता है, वहां हमारे मन को ही शांति मिलती है, हमें अपने आप से आनंद प्राप्त होता है। हम वहां के केवल दृश्यों को जाकर ही देखते हैं और हम खुश हो जाते हैं। तो जो हमारे कवि हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि इस अपने मन की शुद्धि भी हो जाती है वहां जाके, हमारा मन भी बिल्कुल एकदम कैसा निर्मल हो जाता है, हमें शांति मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध जल मिल रहा है। तो ऐसा ही वो ये कि अब इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी जो सभ्यता है पाषाण, यानी अब ये जो पत्थरों की सभ्यता बन रही है। देखिए पाषाण युग वो था जब आदि मानव ने पाषाण यानी पत्थर की खोज की थी। लेकिन इस पाषाण की बात ये कौन सी कर रहे हैं कि जो सीमेंट ईंट पत्थर से बनकर जो बड़े बड़े बिल्डिंग और ये सारी चीजें बनती जा रही हैं, जो हमारा समाज ही पत्थरों का होता जा रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं, हमारी प्रकृति नष्ट होती जा रही है और उसकी जगह पे क्या बोले बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी होती जा रही है, शहर के शहर बनते जा रहे हैं, नगर बोले कह रहे विकास होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है, लेकिन प्रकृति क्यों नष्ट करते जा रहे हैं? तो वो ये कहते हैं कि प्रस्तर तले, प्रस्तर होता है पत्थर, तले यानी नीचे, पत्थर के नीचे बोले पत्थरों के नीचे लता तरु गुल्मा, लताएं यानी हमारी ये बेलें, तरु पेड़ झाड़ियां, बोले नो भवंतु पिष्टा, नो यानी ना शब्द दो चीज में आ गया इसमें, फिर से वही नह और नो शब्द, यानी एक हमारा और दूसरा ना। देखिए नो शब्द है ना, दो जगह अर्थ लगाया हुआ है, दोनों उसमें पहले वाले पैराग्राफ में भी और इसमें भी। इसमें नो शब्द में एक जगह एक अर्थ इसमें नह आ रहा है जिसका अर्थ होता है हमारा या हमारी, और एक ना का अर्थ आ रहा है नहीं। ठीक है, ये दो चीजों का उसमें अर्थ बता रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि प्रस्तर तले यानी पत्थर के नीचे, बोले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, पिष्ट यानी पिसना, नहीं होना चाहिए, भवंतु नहीं हो, हमारे क्या नहीं हो, बोले पिष्टा पिसे नहीं, हमारी जो लताएं हैं, तरु हैं यानी वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं, इस पत्थर तले ना पिस जाए। अब कौन से पत्थर तले आप समझ रहे हैं? ऐसा कोई ये नहीं कि पत्थर ले जाके कोई उनके ऊपर रख रहा है। पत्थर के नीचे कैसे दब रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं, वहाँ की झाड़ियाँ वन लताएं ये सब साफ करके वहाँ क्या पत्थर की एक इमारतें खड़ी कर देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि प्रस्तर तले लता गुरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, नहीं पिसने चाहिए। पाषाणी सभ्यता, ये पाषाण की जो सभ्यता आई है वो निसर्गे स्यान समाविष्टा, प्रकृति को अपने में ना समावेश कर ले। क्या कह रहे हैं? पाषाणी सभ्यता यानी पाषाण किसको कहते हैं? पत्थर को। पाषाणी सभ्यता निसर्गे यानी प्रकृति को बोले क्या करे, बोले स्यान निसन स्यात न। देखिए स्यान जो शब्द है वो पहले भी हमने बताया था क्या बना है, स्यात और न हो, बोले समाविष्टा, समाविष्ट यानी अपने अंदर समावेश ना कर ले। जो हमारी प्रकृति है, जो कह रहे हैं प्रकृति है पाषाणी सभ्यता में ना समाविष्ट हो, है ना। प्रकृति हमारी कैसे पाषाण सभ्यता में ना बदल जाए, मतलब हमें देखें कुछ सालों बाद की प्रकृति पूरी खत्म ही हो जाए और सिर्फ हमारे सामने सिर्फ पत्थर की सिर्फ इमारतें हों। तो क्या कह रहे हैं, पाषाणी सभ्यता निसर्गे यानी प्रकृति में क्या हो जाए, प्रकृति में स्यात ना समाविष्ट, प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए, कि ये हमारी पत्थर के तले पाषाणी सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामये
नो जीवन मरणम। अब वो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं मानवाय यानी मानव के लिए, चतुर्थी विभक्ति लगी है, के लिए का अर्थ निकलेगा मानवाय जीवनम, मानव जीवन की, बोले क्या कर रहे हैं, बोले कामना, कामये, कामये यानी कामना, ना मैं मानव जीवन की कामना करता हूं, मानवाय जीवन, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं, न जीवन मरणम, न जीवित मरणम। जीवन मरणम इसमें क्या लिखा है, जीवित मरणम शब्द से ये बना हुआ है हमारा, दो चीजों, दो शब्दों से, जीवित मरणम, तो यहाँ पे जीवन मरणम लिख दिया इसमें। तो क्या कह रहे हैं कि जीवन वाले, बोली जीवित रहते हुए भी मरण जैसी स्थिति में रहें, ऐसी मैं कामना नहीं करता हूं। मैं कैसी कर रहा हूं, बोले जीवन के लिए, मानव के जीवन के लिए मैं कामना करता हूं, ना कि जीवित होते हुए भी मरण जैसी स्थिति में हो, है ना। मतलब हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या उसमें आनंद है, ना ही उसमें आनंद है। हम इस भागा दौड़ में लगे हुए हैं, हम अपनी प्रकृति को ही नष्ट करते जा रहे हैं, और प्रकृति अगर जब नष्ट हो जाएगी तो जीवन भी जीवन नहीं रहेगा, वो भी मरण के समान हो जाएगा, ठीक है। तो उनका कहने का उद्देश्य यही है कि मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन को कामये यानी कामना करता हूं, नो यानी ना, बोली जीवन मरणम, ना कि जीवित मरण की तरह, कि जीवन तो हो, बोले मरण जैसा हो, क्या मतलब है, ऐसे जीवन की कामना नहीं करता हूं। मैं तो मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं कि उसका जीवन अच्छा हो, शुचि पर्यावरण। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, कि हमारा शुचि पर्यावरण, हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण कैसा हो, शुचि हो, शुद्ध हो। तो अब इसका पहले अर्थ समझ में आ गया, अब इसका हम अन्वय सीख लेते हैं। अन्वय में क्या बता रहे हैं कि देखिए जो चीजें ऐसी होती है कि आगे पीछे हो जाए, उसको हम क्रमबद्ध तरीके से लगा दें, वो अन्वय है। अपन इतने सारे उनमें भी हम यही चीज आपको बताते चले आए। तो कह रहे हैं कि पत्थर के तल में तले क्यों शब्द आया, क्योंकि ए की मात्रा लग गई, सप्तमी विभक्ति लग गई, रामे जैसा बन गया, अधिकरण कारक हो गया। तो उसका अर्थ में बोले प्रस्तर तले, कि पत्थर के तल में लता तरु गुल्मा पिष्टा नो भवंतु। इसका पिसे नहीं, भवंतु शब्द सबसे बाद में, नहीं हो, ठीक है, पिसे नहीं, तो भवंतु शब्द सबसे बाद में लगा दिया है ना। जो मुख्य क्रिया होती है उसको हम सबसे बाद में लगा देते हैं। फिर कह रहे हैं पाषाणी सभ्यता निसर्गे, पाषाणी सभ्यता निसर्ग में समाविष्ट ना स्यात्, समाविष्ट ना हो। अब यहाँ पे भी भवंतु का अर्थ हो में निकल रहा था, इसलिए उसको भी लास्ट में लगाया, और यहाँ पे भी स्यात् का अर्थ भी हो से लगाया, हो होता है, ना हो तो हो शब्द स्यात् से होता है, तो उसको भी हमने अंत में लगा दिया। तो जो स्यान था ना, तो इसमें न स्यात् हमने बताया ना कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या किया, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। अब आप कहोगे कि ये क्यों मैम ऐसे क्यों करते हैं, कि इधर उधर क्यों कर देते हैं। तो भाई उनकी कुछ मर्यादाएं होती हैं कवियों की, वो उस मर्यादा, उनके जो छंद होते हैं, छंद की जो मर्यादा होती है उसमें ही उन्हें अपनी कविता को लिखना पड़ता है। और छंद में मात्राओं का पैरामीटर होता है कि भाई पहले चरण या दूसरे चरण या कितनी मात्राएं होनी चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं कि भाई पहले जो शब्द आना है, कोई बाद में आना है, कोई पहले आना है, तो वो उस क्रम में लिख देते हैं। अन्वय का अर्थ ही वही होता है कि लिखी हुई चीज को सही क्रम में लिख दीजिए, क्योंकि अन्वय में आपके पास मात्राओं का कोई पैरामीटर नहीं है कि उसको आपको पहले में 4 होनी चाहिए, बाद में 6 होनी चाहिए, ऐसी मात्राओं का हो कि पहले 11 हो फिर 13 हो, ऐसा नहीं होना, ठीक है। इसलिए अन्वय में हम उसको अलग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, फिर कहते हैं मानवाय जीवनम कामये, मानव जीवन की कामना करता हूं, जीवन मरणम न, जीवन मरणम न, जीवन मरणम, और ये हो जाएगा न, नहीं, जीवन के मरण की कामना नहीं करता हूं, यानी जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान की कामना नहीं करता हूं। मैं तो मानव के जीवन की कामना करता हूं। तो इसका अर्थ भी देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि पत्थर के तल पर या पत्थर के तल में सही आएगा, पर नहीं आएगा, ऊपर थोड़ी ना होना है, मैं आएगा, ठीक कर लीजिएगा। पत्थर के तल में लताएं पेड़ और झाड़ियां पिसे नहीं, प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट ना हो, ठीक है। प्रकृति में हमने कहा था ना निसर्ग शब्द है, यानी एक ही मात्रा लगा दी, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक बनना है हमारा, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं। बोले प्रकृति में, बोले कौन सी
पाषाणी सभ्यता ना स्यात् समाविष्टा, समाविष्ट नहीं हो, है ना। तो क्या कहा, बोले प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट ना हो, मैं मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूं, जीवित मृत्यु की नहीं। यानी मरण यानी कैसा, मरना, और जीवन यानी मरण हमारे मतलब मरण भी जीवित है। मतलब सोचिए कि हम जैसे मतलब जो शोर शराबे में जो निरंतर भाग दौड़ की जो जीवन जी रहे हैं वो कैसा बोले, बोले मरण जैसा ही हो रहा है, क्योंकि उसमें हम ना तो जीवन जीना क्या होता है कि हम हर एक चीज का आनंद लेकर जिए, तब तो वो जीवन होता है, नहीं तो वो तो जीवन मरण जैसा ही है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि बोले जीवित मृत्यु की नहीं, किसकी मैं कर रहा हूं, मानव के जीवन के लिए कामना कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है, शुचि पर्यावरण। इसीलिए हमें कहाँ जाना चाहिए, बोले क्या करना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण। शुद्ध पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं है कि हम कहीं भाग कर ही जाएं, हम अपने वातावरण को शुद्ध रख कर ही, देखिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। इस पूरे हमारे जो पद्यांश था, हमारा पाठ था, उसमें कवि ने बताया यही है, सभी को प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूक करना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस भागा दौड़ी की जिंदगी में जो निरंतर बोले जो काला चक्रम यानी जो लोहे का चक्र चल रहा है, लोहे का चक्र का मतलब क्या, बोले लोहे का पहिया, हर गाड़ी में जो लोहे के पहिया घूम रहे हैं, और मशीन भी के पहिए से, लोहे के चक्र से ही घूमती है, और हमारा जीवन भी बोले देखिए ऐसी चक्र की तरह ही घूम रहा है, जैसे लोहे का चक्र घूम रहा है उसी में हमारा दिन रात, हमारा जीवन भी वैसे ही निरंतर घूम रहा है, सुख चैन कहीं है नहीं। तो इसीलिए हमें क्या, प्रकृति की शरण में चलना चाहिए। तो प्रकृति शरण कहीं, प्रकृति क्या अलग से, प्रकृति तो पूरे दुनिया में है ही, नष्ट तो हम ही तो कर रहे हैं उसको, है ना। तो हम उसको नष्ट ना करें, उस पथरीली सभ्यता में उसको नष्ट ना करें, ये उन्होंने संदेश दिया है सभी को। बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा पर्यावरण के लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए कविता बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए अब इस पाठ पढ़ना, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो पाठ दिए रहते हैं, हर बच्चा ये कहता है कि ठीक है इसमें से अनुवाद आएगा, ये याद कर ले, ये कर ले, लेकिन हर एक जो पाठ होता है वो हमें कुछ ना कुछ संदेश देता है। हम हर चीज़ के साथ में, भाई हमें एग्ज़ाम में ये चीज़ लिखना है, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि किताब का उद्देश्य आपको रटाकर पास करना नहीं होता है, बुक का और किताब में दिए हुए हर एक पाठ का, हर एक शब्द का अर्थ आपको कुछ ना कुछ अच्छा संदेश देना होता है। ठीक है, तो पढ़ने के साथ में, याद करने के साथ में उस संदेश को नहीं भूलना है। ठीक है, ये हमारा, हम तो इस नैतिक मूल्य को तो हम हमेशा हर बच्चे को समझाते आते हैं कि बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो लेकिन इसका अर्थ समझना। जैसे विज्ञान आपसे कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, यानी हमारा ओजोन परत जो है वो कैसी होती जा रही है, बोले उसमें छिद्र होता जा रहा है। तो केवल क्या वो इसलिए कह रहे हैं कि आप उस आंसर को याद कर लो और लिख आओ, वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई सजग हो जाओ इसके लिए। ये हमारी प्रकृति के संग में जो छेड़छाड़ हो रही है उसको आप रोक सकते हो, क्योंकि करने वाले तो हम ही है ना, है ना। तो अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे तो आगे चल के कुछ सालों बाद जीवन हमारा जीवन जैसा नहीं रहेगा, मरण से भी बुरा हो जाएगा। उस समय तो लोगों को ये लगेगा कि जीवन भी क्यों जी रहे हैं ऐसी जगह पे, है ना। तो इसलिए इसमें सिर्फ पर्यावरण को जागरूक करने के लिए जो हरिदत्त शर्मा है उन्होंने इस हमारी कविता को लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक अब पूरा अपना लास्ट पैराग्राफ हो गया। अब इसमें आए हुए कुछ शब्द हैं, उनके संधि विच्छेद देखते जा रहे हैं कि क्या लिखा है। बोले तला कर दिया इसको, लता है, इसको ठीक कर लीजिएगा। लता, लता तरु गुल्मा नो भवंतु, तो न अलग लगा देंगे। देखिए नो शब्द का वो ये पूछ रहे हैं कि नो शब्द जो है उसका अर्थ यहाँ पे नहा है या न है। तो यहाँ पर लता तरु गुल्मा न भवंतु, तो न अलग लगाना है, भवंतु अलग लिख देना है। तो ये हमारा संधि विच्छेद। स्यान में स्यात और न हो गया। यहाँ पे नो जीवन मरणम, तो यहाँ पर जो नो है वो नह का अर्थ बता रहा है, यानी हमारा जीवत मरणम। ठीक है, तो ये इसको हमने इधर अलग कर दिया, ऐसे संधि विच्छेद कर दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं समास विग्रह कि प्रस्तर तल, यानी पत्थर के बोले तल में, प्रस्तर तल
तो क्या प्रस्तरस्य तले, बताइए कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी। क्यों? बोले पत्थर के तल, का की के का अर्थ बता दे तो षष्ठी तत्पुरुष होता है। क्या करेंगे? प्रस्तर में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, क्या बनेंगे? प्रस्तरस्य, बोले तल। ठीक है। अब ऐसे ही लता तरु गुल्मा, लता यानी हमारी कौन सी होती है? बेलें, पेड़ और झाड़ियां। अब इसमें क्या और शब्द लग रहा है? तो ये द्वंद्व समास होगा, तो हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग कर देंगे। लता च तरवाह च गुल्माह च। अब आप कहेंगे कि इसमें मैम आपने सबके बहुवचन क्यों बनाए हैं? क्योंकि बहुवचन इसलिए क्योंकि जो गुल्म शब्द है, गुल्मह शब्द है, वो बहुवचन में गुल्मा लगा हुआ है। ठीक है। और जो बड़े आ की मात्रा हमें ये बताती है अंत में, अगर देखिए सामासिक पद अगर बहुवचन में है तो समझ लीजिए कि ये सभी बहुवचन के होंगे। ठीक है। क्योंकि जब द्वंद्व समास का समासिक पद बनाया जाता है तो उसमें विभक्ति होती है, अंत वाले पद में लगा देते हैं कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, उसको अंत में दर्शा दिया जाता है। तो लता तरु गुल्मा, तो गुल्मा शब्द बहुवचन का बनाया हुआ है। तो जब हमने इनको विग्रह किया तो उसके भी बहुवचन के रूप में किया कि लता, एक झाड़ी की बात तो हो नहीं रही उसमें, लता तरु गुल्मा यानी लताएं और हमारी तरु और झाड़ियां। तो लता च तरवाह च और गुल्मा च, तरु शब्द का बहुवचन बना तरवाह। ठीक है। ऐसे ही पाषाण सभ्यता। अब देखिए पाषाण सभ्यता, सभ्यता कैसी है? बोले पाषाण जैसी, पाषाण सभ्यता। सभ्यता की विशेषता बता दी कि सभ्यता तो है कौन सी? बोली मानव सभ्यता है, वन सभ्यता है या पाषाण सभ्यता है। तो पाषाण शब्द सभ्यता का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यहां पर हमारी क्या हो गई? कर्मधारय। अगर ये इसी में हमारा कौन सा आ जाए? बोले विशेषण विशेष पूछ दे तो कहोगे विशेष हमारी सभ्यता है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? बोले पाषाण। तो पाषाण शब्द उसका विशेषण हो गया और सभ्यता उसका विशेष पद हो गया। तो ये हमारा कर्मधारय आ गया। ठीक है। अब कह रहे हैं मानव जीवन, मानवाय जीवनम, ये शब्द था मानवाय। मानव जीवन का अगर मानव जीवन शब्द आ जाए, सामासिक पद आ जाए, उसका विग्रह क्या करेंगे? मानवाय जीवनम, मानव के लिए जीवन, है ना, मानव के लिए जीवन की कामना करता हूं। तो के लिए शब्द आया है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास में हमने अलग कर दिया उसको। ऐसे ही जीवन मरणम, तो जीवतः मरणम, कैसा? बोले जीवन का मरण, तो बोले कैसा? जीवन का मरण ना हो, तो मतलब जीवन हमारा कैसा रहे? जीवित रहे, है ना, जीवन हमारा मरण जैसा ना बने। तो यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा? षष्ठी। जी काकी के का शब्द निकला कि जीवन का मरण का निकला, इसीलिए हमने क्या लगा दिया उसमें अपना? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये हमारा इस प्रकार से समास विग्रह हो गया। ठीक है। देखिए अब समास और संधि को हम डिटेल में अंदर तक जाके क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अपन ये टॉपिक पहले पूरे पढ़ चुके हैं। देखिए कुछ बच्चों ने कहा मैम आपने स्वर संधि तो पढ़ा ही नहीं है, तो देखिए हम आपको ये बताते जा रहे हैं कि बेसिक वाली जितनी ग्रामर है अपनी स्वर संधि हुई, स्वर विशेषण विशेष, एक बार थोड़ा सा जब भी टाइम मिले, 10th वाले बच्चों को सबको बोल रहे हैं हम, जब भी अब आपको समय मिले तो हमारे क्लास 6th की संस्कृत की प्लेलिस्ट को खोल लीजिए जब समय मिले, अगर सच में आपको बेसिक देखना है तो। क्योंकि देखिए 10th में हम 10th के लेवल का बता सकते हैं, आपके में व्यंजन संधि है, स्वर संधि 9th क्लास में है, 10th क्लास में आपको व्यंजन संधि पढ़ाई हुई है। तो अब ये देखिए अब अपने पास समय जब उतना ही लिमिटेड है और हमारा वही सेशन भी अभी मार्च से शुरू हुआ, तो मार्च में हमने अपना 6th को पढ़ाया, सॉरी फरवरी में, फेब में हमारा 6th क्लास कंप्लीट हुआ और मार्च में अपना आपका 10th शुरू किया। तो समय भी हमारे पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अब हम हर चीज़ को अगर खोल कर बैठे एक एक चीज़ फिर से हम लेते जाएं तो क्या होगा कि भाई पूरा नहीं हो पाएगा, सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा, फिर आपका रिवीजन भी करवाना है। तो रिवीजन में भी अपन वो चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि स्वर संधि आपको नहीं पता, विशेषण विशेष पता नहीं है आपको, मेन जो छोटे छोटे बेसिक हैं, अव्यय पद पता नहीं है, अव्यय तो हमने इसमें भी बता दिया 10th क्लास में भी। फिर अगर देखना है स्वर संधि सीखना है तो आप क्लास 6th की प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, हमने उसमें भी आपको कमेंट्स में भी बच्चे पूछते हैं तो हम उसमें ये बता देते हैं कि क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको स्वर संधि मिल जाएगी।
और बहुत अच्छे उदाहरणों से बताई है उसको, ठीक है। विभक्तियां भी वहां पे हमने बहुत अच्छे से बताई हैं, वहां पर देख लीजिए। दो जगह पे है आपके पास मटेरियल, ठीक है। सर्च करेंगे आपको बिल्कुल मिल जाएगा, प्लेलिस्ट खोल लीजिए आप तो उसमें मिल जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय आ जाए तो वैसे देखिए आपके जो सिलेबस में है ना, जैसे इक्त प्रत्यय है, गीत प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है, तो उससे जुड़े हुए ही वो उदाहरण पूछेंगे नहीं, लेकिन अपन को पता होना चाहिए भाई किसी में कौन कौन से है। तो जैसे पिष्टा शब्द है तो उसमें पिष्ट धातु में इक्त प्रत्यय लगा देंगे, पिष्ट धातु बनती, वैसे पिष्ट शब्द बनता है, ता पीछे आ जाता है, तो पिश में ता लगा है, इसलिए कौन सा हो गया, इक्त प्रत्यय हो गया, और हमारा रूप क्या बन गया, बोले पिष्ट, ठीक है। पाषाणी में पाषाण और गीप प्रत्यय लग गया, गीप प्रत्यय में हमारी क्या होती है, बोले बड़ी ई की मात्रा रह जाती है, तो बड़ी ई की मात्रा देखिए इसमें रह गई, ठीक है। सभ्यता में सभ्य धातु में तल प्रत्यय लग गया, तो सभ्यता, तल प्रत्यय भी बताया था उसमें, ठीक है। ऐसे ही समाविष्टा में सम उसका क्या है, उपसर्ग है, आ भी उपसर्ग है, विष धातु है, और इक्त और टाप इसमें दो प्रत्यय प्रयोग हुए हैं। ऐसे ही मरणम में मृ धातु है और ल्युट इसमें प्रत्यय लगाए तो मरणम बन गया। शरणम शब्द आ जाए, मरणम शब्द आ जाए तो इसमें ल्युट प्रत्यय होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रकृति और प्रत्यय हो गए, ठीक है। देखिए अब इनके नियम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि प्रत्यय भी हमने एक एक नियम से बता चुके हैं आपको, जितने आपके सिलेबस में हैं उससे ज्यादा ही बताए हैं, कम नहीं बताए हैं, ठीक है। आगे देखें विपर्याय देख लीजिए, तो नवीन, जैसे पाषाणी शब्द आया है तो उसका उल्टा क्या होगा, बोले नवीना, पाषाणी का नवीना। ऐसे जीवनम का मरणम, सभ्यता का असभ्यता, मरणम जीवन, बस वही हो गया। ये हमारे विपर्याय पद हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्या आए हैं, हमारे अव्यय आए हुए हैं। अव्यय में कौन सा, बोले भवंतु, भवंतु का अर्थ क्या होता है, हो, बोले नो का अर्थ हुआ नहीं, निसर्गे यानी प्रकृति में, स्यात् यानी होवे, और कामये यानी कामना करता हूं, ठीक है। उनके जैसे वाक्य में प्रयोग भी आ जाए तो कैसे करेंगे, बोले सर्वे जना मम मित्राणि भवन्तु, हो, नहीं तो बोले अत्र अशांति नो स्यात्, यहाँ अशांति बोले नहीं है, यहाँ शांति है। तो निसर्गे कुत्रापि कष्टम न भवति, निसर्ग में यानी प्रकृति में कोई भी कष्ट नहीं होता है। इसमें देखिए इसमें सभी ये गलत है, अव्यय नहीं है इसमें, तो कुछ सिर्फ वाक्यों में प्रयोग है। इसमें नो शब्द जो है वो है हमारा क्या, नो शब्द है हमारा अव्यय, बाकी के सभी तो सिर्फ इसमें पद दिए हुए हैं और उनके अर्थ बता दिए हैं। स्लाइड वो वाली कहीं चली गई अव्यय सिर्फ इसमें एक जो आया वो हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे नो जो शब्द है वो नहीं का अर्थ बताता है, और उसका अर्थ क्या होता है हमारा नहीं, और वो होता है हमारा अव्यय पद, ठीक है। अव्यय हमने बता दिया, और बाकी के ये सब हमारे कौन से होते हैं, कामना करता हूँ, ये हमारी क्या धातु हो गई, स्यात् या होना, होने की धातु हो गई, तो ये भी हमारी कौन सी धातु हो गई। निसर्ग प्रकृति ये हमारे संज्ञा शब्द है, और मैं इसमें विभक्ति लगी है सप्तमी, तो एक संज्ञा शब्द में प्रकृति में सप्तमी विभक्ति लगी तो निसर्गे बन गया, यानी यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर भी हमारी क्रिया है, भव यानी होना, और भवंतु उसकी क्रिया। तो यहाँ पर तो एक वाक्य में प्रयोग का कोई प्रश्न था, उसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अव्यय पद अगर कहें तो पूरे उस वाले पैराग्राफ में 7th में जो नो शब्द है वो उसका अव्यय पद है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर अपना हो जाता है पूरा, अपने जो व्याख्या चल रही थी, अनुवाद चल रही थी, वो पाठ की पूरी हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से अभ्यास कार्य करना शुरू करेंगे, एक पद उत्तर हैं, एक वाक्य उत्तर हैं, ये सारे अपन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।